नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें अनकही। आज बातें अनकही में हमारे अतिथि हैं डॉक्टर विवेक कुमार झा। विवेक कुमार झा जी, आपका आज की इस बातें अनकही कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। विवेक जी, आपने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में की। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के राजधानी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए काम किया। आज बातें अनकही के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि किस तरह आपने छात्र राजनीति की शुरुआत की और कैसे-कैसे समय पर आप आगे बढ़ते रहे और संगठन का काम करते रहे? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई-लिखाई करने के बाद फिर मैं मैनेजमेंट किया गाज़ियाबाद से। उसके बाद तकरीबन 15-16 साल मैंने नौकरी की। हिंदुस्तान के लगभग बहुत बड़ी से बड़ी कंपनियों में मुझे काम करने का एक मौका मिला। एचआर एग्ज़ीक्यूटिव से लेके मैंने एचआर मैनेजर, एचआर की जो हेड कॉर्पोरेट अफ़ेयर्स तक की ज़िम्मेदारी मैंने ली, मुझे मिली। उसके बाद कहीं न कहीं एक बिहारी होने के नाते मुझे लग रहा था कि मिथिला का विकास और बिहार का विकास कैसे होगा? तो मैं फिर लगातार चिराग पासवान जी के संपर्क में आया दिल्ली में। तो चिराग जी से बातचीत करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बिहारी होने के नाते क्यों ना मैं भी एलजेपी के साथ जुड़ूँ। तो चिराग जी के साथ जब मेरी मीटिंग हुई, उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, पटना में आपकी जॉइनिंग करवाएँगे और पटना में फिर जॉइनिंग हुई। 2022 का वो दिन था। उसके बाद लगातार मैं युवा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की ज़िम्मेदारी निर्वहन कर रहा हूँ। अभी कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले पार्टी ने मुझे प्रवक्ता की अहम ज़िम्मेदारी दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में चिराग पासवान जी की जो एक सोच है, जो एक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, कोई एक विज़न है, जो एक डॉक्यूमेंट्री है, उसको जिस तरीके से हम लोग आगे चलाना चाहते हैं बिहार में, क्योंकि आपने देखा होगा कि बिहार में जो लगातार एक पलायन पराकाष्ठा पर है। लोग भोजन की तलाश में लोग कहाँ जा रहे हैं? लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, एक मज़ाक बना हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में बिहार में अगर हमारे नेता की और हमारी पार्टी की अगर महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी होगी, तो हम लोग सबसे पहले जो रिवर्स माइग्रेशन कैसे हो, लोगों को रोज़गार बिहार में कैसे मिले, सम्मानजनक रूप से वापसी कैसे हो, उसके लिए काम करेंगे। मैं और मेरी पार्टी हमेशा एक बात बोलती है, जो लोग यहाँ आके देश की राजधानी हो या अलग-अलग प्रांत में, बड़े एंटरप्रेन्योर हो गए या बड़े मीडिया जर्नलिस्ट हो गए या बहुत बड़े आईएएस, आईपीएस हो गए, वो मिथिला और बिहार के लिए गौरव की बात है। लेकिन कोई यहाँ के रिक्शा चला रहा है, कोई प्लेट धो रहा है, कोई छोले भटूरे की दुकान चला रहा है, कोई किराए पर रह के 10, 15, 20 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहा है, वो राजनीतिक लोगों के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है। हम लोग अगर महत्वपूर्ण भूमिका में आएँगे, तो सबसे पहले इसको ठीक करेंगे। जी। विवेक जी, एक सवाल आपसे है कि आपने छात्र राजनीति की शुरुआत विद्यार्थी परिषद से की। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रूप से आपने काम किया। उसके बाद आपको दिल्ली में युवा मोर्चा में काम करने को मिला। उसके बाद आपने पूर्वांचल प्रकोष्ठ में भी काम किया। लगातार आप जब दिल्ली में रहे तो आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम किया। लेकिन ऐसी क्या वजह है? और सबको मालूम भी है कि आपके पिताजी पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। उसके बाद आपने भाजपा के लिए काम ना करते हुए, आपने रामविलास जी की पार्टी के जो चिराग पासवान जी, उनको ही क्यों चुना? देखिए, कहीं न कहीं ऐसा मुझे लगा कि भाजपा में 2 टिकट संभव नहीं है और ये जो हमारी पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, वो भी एनडीए का पार्ट है। तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा कि पिताजी की अभी इनिंग्स बाकी है। पिताजी की अभी इनिंग्स बाकी है, अभी वो आगे उनको चलना है। तो एक हमारे जो नेता चिराग पासवान जी, हम लोगों की उम्र 1-2 साल आगे-पीछे होंगे। उनकी भी लंबी पारी है बिहार में या देश में कह सकते हैं। मेरी भी अगर राजनीति अच्छी हुई तो मेरी भी इनिंग्स है। जी। तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोग क्यों ना एक एलजेपी के साथ जुड़ के एनडीए का जो पार्ट है, उसका साथ जुड़ के, क्योंकि देखिए लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जब तक आप पीपुल मैंडेट, जब तक जनता का मैंडेट होके आप विधानसभा या पार्लियामेंट में नहीं जाएँगे, तो फिर हम लोग समझते हैं कि फिर राजनीति का मतलब ये है कि आपके साथ जनता का सपोर्ट, जनता का समर्थन होना ज़रूरी है। तभी तो आप जनता के लिए काम कर पाएँगे, उनके अपने के इलाके के लिए, जिले के लिए, प्रदेश के लिए। तो आपको या कहीं न कहीं एमएलए, एमपी बनना अत्यंत आवश्यक है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने नेता चिराग पासवान जी के साथ जो उनका विज़न था, उस विज़न के सोच वाली जो उनकी जो एक सोच है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसीलिए मैं इन्हीं के साथ आया। तो ये कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि एक फ्लैट में अगर 4 कमरे हैं, तो एक कमरे में मोदी जी बैठे हैं, तो एक कमरे में हमारे चिराग पासवान जी बैठे हैं। तो ये फ्लैट एक ही है, घर एक ही है, तो एनडीए के ही अलायंस में हम लोग अभी हैं। जी। आपने बड़ी अच्छी बात कही और चिराग जी के बारे में भी, और जिस तरह से चिराग जी की लोकप्रियता बिहार में देखी जाती है। कहीं मुझे थोड़ा-सा धुंधला से याद है, किसी कोई या तो मिशन या किसी
टीवी चैनल पे या किसी सामाजिक स्थान पे आपने चिराग जी को ये कहा कि वो अगले मुख्यमंत्री होने चाहिए और बिहार का अगले मुख्यमंत्री हो, इस तरह से कोई आपने शायद कोई मिशन या चलाया, ऐसा ऐसा है? देखिए अजय भाई, आप बहुत ही बड़े वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मैं आपको दिल्ली विश्वविद्यालय से जानता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर नीतीश कुमार का पूरा बिहार ऋणी रहेगा। जिस तरीके से एक जंगल राज को जिस तरीके से उन्होंने खात्मा किया, समता पार्टी बना के, जदयू बना के, पिछले 4 टर्म से लगातार वहाँ एनडीए और जदयू की सरकार है। तो मैं ये नहीं कहता कि लगातार क्या उनको आगे की जो राजनीति है, हम चाहते हैं कि एक देश की राजधानी दिल्ली से, चाहे वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बन के, वही बिहार को आशीर्वाद दे। बिहार युवाओं के लिए छोड़ दिया जाए। युवा का नेतृत्व जो आज के समय में जो एक युवा है, आप कह सकते हैं, उसमें हमारे नेता चिराग पासवान जी सबसे सटीक बैठते हैं। इसीलिए मैंने एक बिहार का जो आम आवाम है, आजकल जो चिराग पासवान जी को किसी भी जिले में रैली होती है, तो आप इतनी एक प्रधानमंत्री लेवल की भीड़ होती है। आजू-बाजू जिले के लोग आते हैं, आके चिराग जी क्या बोलना चाहते हैं? तो मैंने वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, उनके मुँह से सुना है कि चिराग भैया को मुख्यमंत्री बनाइए। तो मैं एक लोजपा कार्यकर्ता होने के नाते मैं नहीं बोलता चिराग पासवान, मैं उनके जो आम आवाम है, उनकी बात एक एक व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत बिहारी होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि अगर एनडीए के घटक दलों में ऐसा फाइनल होगा, अगर प्रधानमंत्री जी एक प्रयोग कर लें, चिराग पासवान जी बिहार में, मैं बताऊँ कि बिहार में ये कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स है। वहाँ जातिवाद की राजनीति है। लगातार जो 1990 से लेके अभी तक आप कह सकते हैं कि जातिवाद समीकरण, जाति समीकरण में राजनीति चल रही है। बाजू के जो राज्य है उत्तर प्रदेश, पहले वहाँ भी था, लेकिन माननीय योगी जी के आने के बाद वहाँ देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि विकास की राजनीति हो। क्यों मेजर माइग्रेशन हुआ? क्यों नहीं तमिलनाडु, केरला से लोग जाते हैं बिहार? क्यों लोगों को जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए? कोटा का उदाहरण ले लीजिए आप। कोटा में विद्यार्थी बिहार के, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, इंस्टीट्यूट के मालिक सब बिहार के। क्यों नहीं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है वहाँ पे? क्यों नहीं उद्योग धंधे वहाँ लग सकते हैं बिहार में? तो बिहार के लोग इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियों में ये अच्छी जगह पे सेवा दे रहे हैं, तो बिहार इतना पीछे क्यों चला गया? हमारे नेता की सबसे ज़्यादा ये टेंशन रहती है, यहाँ केंद्र में मंत्री होने के बावजूद उनका जो दिल है, उनका जो दिमाग है, वो बिहार के लिए लगा रहता है। इसलिए कहीं न कहीं ऐसा हम लोगों को लगा कि प्रधानमंत्री जी अगर ये प्रयोग कर लें, तो चिराग पासवान जी सब दल, सब समाज, सब धर्म को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। हमें देखिए ना, हम मिथिला से मैथिल ब्राह्मण हैं। चिराग जी ने जिस तरीके से उनको मान, सम्मान मेरे को दिया, एक आदर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पासवान जी की पार्टी है या पासवान की राजनीति करते हैं। हमारे नेता सब दल, सब समाज, सब धर्म को लेके चलते हैं। सब दल मैंने इसलिए कहा कि जितने भी दल के नेताओं से आप पूछ लीजिए 1 टू 1, चिराग जी के बारे में एक अच्छा फीडबैक है कि वो बिहार के लिए अच्छा करना चाहते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि चिराग पासवान जी को अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो बिहार में स्वीप कर जाएगा। एनडीए को सवा 200 पार का नारा एनडीए के नेताओं ने दिया हुआ है। 243 की असेंबली है। महागठबंधन की तैयारी को हम लोग हल्के में नहीं ले सकते। आजकल सोशल मीडिया हो, चाहे उनकी जो ब्रांडिंग प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं जो, उसको हम लोग आए दिन देखते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो इसीलिए सवा 200 पार का नारा कैसे होगा? तब चिराग पासवान जी को अगर मुख्यमंत्री का अगर उम्मीदवार बना दिया जाएगा, अगर ये प्रयोग करने की ज़रूरत है, तो एनडीए स्वीप कर जाएगा। सवा 200 पार होने में कठिनाई नहीं होगी। यही तो हम बात उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सभी बातें एनडीए के घटक दलों में तय होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, जेडीयू के मांझी साहब के, कुशवाहा जी के और हमारे नेता चिराग जी, जब सभी ये पाँचों दल बैठेंगे, एक निर्णय होगा, तभी ये हो पाएगा। हम तो जो आम आवाम की बातें हैं, वो मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। जी। देखिए एक तरफ से तो आप लोग एनडीए के घटक हैं, दूसरी तरफ से चिराग जी ये बोलते हैं कि हम सभी सीटों पे लड़ेंगे बिहार में। तो ऐसा जो विरोधाभास जो है या ये जो कन्फ्यूज़न है वो उसकी वजह क्या है और क्यों है ये ऐसे कन्फ्यूज़न? देखिए, हमारे को 5 सीटें मिली थी लोकसभा में। अगर आप संवैधानिक अगर देखेंगे प्रक्रिया पूरे भारत में या बिहार में, तो 1 लोकसभा पे 6 विधानसभा की सीटें हैं। तो 6 पंचे 30, 6 पंचे जो 30 हैं, वो सीटें हमारी बनती हैं। क्योंकि हम लोग 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत के आए हैं हमारे सांसद, इसीलिए हम लोग 40 की डिमांड कर रहे हैं। तो 38 मिले, 40 मिले, वो एनडीए के घटक दलों में तय हुआ। लेकिन जो आपने सवाल पूछा 243, तो 40 की अगर हम तैयारी करें, उससे सवा 200 पार तो होने वाला है नहीं। क्योंकि हमारे को अगर 40 दिए, 38 दिए, उससे तो भला होगा नहीं एनडीए का। तो हम पूरे एनडीए के लिए तैयारी करना चाहते हैं, इसीलिए 243 हमारे नेता बार-बार कह रहे हैं कि 243 की तैयारी हम लोग करें बिहार में। जी। अक्सर जब भी चिराग जी बिहार जाते हैं, कानून व्यवस्था पर बड़ी टिप्पणी करते हैं। उनको क हमेशा ये शिकायत रहती है कि बिहार में कानून व्यवस्था नहीं है, जबकि आप एनडीए घटक हैं, मुख्यमंत्री भी आपके हैं। ऐसी क्या वजह है कि एक तरफ आप उनके साथ भी हैं और दूसरी तरफ उनका विरोध भी करते हैं?
जी, स्वाभाविक सी बात है, जिस तरीके से आए दिनों बिहार में जो घटनाएँ घटित हो रही है, पारस जो 5 स्टार से लेस अस्पताल है, उसमें बंदूक लहराते हुए जो अपराधी जाते हैं, किसी मरीज़ को हत्या कर देते हैं। बेशक वो मरीज़ क्रिमिनल प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ भी हो, इलाज कर रहे थे, वो पैरोल पे आके। इस तरीके की जो घटना देख के कोई भी, आप एक पत्रकार या आप एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता या कोई भी एक आम मानस, जनमानस, कोई भी ये सवाल करेगा कि आखिर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की आखिर ये क्यों समस्या है? तो हमारे नेता ने भी उसको दुःख जताया जब देखा कि भाई इस तरीके से 5-5, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ दिखता है। 5-5 लोग गए 5 स्टार से लेस अस्पताल है। कोई भी आदमी, एक विधायक और सांसद भी नहीं जा सकता वैसे ही, क्योंकि एक वहाँ पर सुरक्षा की एक प्रहरी है वहाँ, उसको आप क्रॉस करके जाते हैं, तो ये लोग कैसे चले गए? मेटल डिटेक्टर में क्यों नहीं पास हुआ वो? 5-5 रिवॉल्वर लेके चले गए वो। बिल्कुल नहीं। तो कहीं न कहीं उनकी चिंता वो लाज़मी है, लेकिन वो एनडीए के साथ है और एनडीए को मजबूती से, सशक्त रूप से हम लोग फिर से वहाँ सरकार बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। जैसे आपने चिराग जी के बारे में बात की, चिराग जी की लोगों से कनेक्टिविटी है, लोग उनको चाहते हैं, सब कुछ करते हैं। व्यक्तिगत क्या अनुभव है कि आपको उनमें इसकी राजनीति के अलावा और क्या-सी चीज़ें उनके अंदर आपको अच्छी लगती है? राजनीति में तो बता दी कि लोकप्रियता भी है, लोग उनसे कनेक्ट भी, उसके अलावा दूसरा पार्ट कहते हैं कि एक व्यक्ति के कई चेहरे होते हैं, दूसरे चेहरे में आप कैसे देखते देखिए, चिराग जी एक अच्छे इंसान हैं। जब अब आप देखेंगे कि जितनी भी लड़कियाँ हैं, जितने भी महिलाएँ हैं, जितने भी यंगस्टर लोग हैं, हैं? हाँ। सबकी पसंद चिराग पासवान है। है। क्योंकि आए दिन लगातार जो मीडिया मीडिया में उनके जो इंटरव्यू वगैरह होते हैं, जो जो हमारी एंकर, जो हमारी महिलाएँ होती हैं, तो बहुत तरह के सवाल करते हैं कि सर आप शादी कब करना चाह रहे हैं? इवन मैंने तो देखा कि बहुत सारे मीडिया कर्मी से के अलावा कई सारे अलग-अलग फ़ील्ड के जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि चिराग जी से दोस्ती कैसे हो जाए? चिराग जी से अगर हमारी शादी हो जाए तो हमारे जो है पूरे भविष्य जो है न्यारे-न्यारे हो जाएँगे। तो चिराग जी का जो एक व्यक्तित्व है, चिराग जी एक उदार छवि के व्यक्ति हैं। चिराग जी एक अच्छे इंसान हैं। चिराग जी में कभी कोई एरोगेंट या एरोगेंसी नहीं रहा कि मैं रामविलास पासवान जी का बेटा हूँ। रामविलास पासवान जी हमारे नेता के पिताजी 67 से लगातार वहाँ एमएलए, एमपी, मिनिस्टर लगातार रहे। तो उनको कभी भी मन में ये नहीं रहा कि मैं नेता का पुत्र हूँ, मैं इतना, इसलिए ये सब भी हमारे जैसे लोगों को, हमारे भी घर में राजनीति का माहौल था। लेकिन ये सब हमारे को भी सीखने को मिलता है कि भाई नेता के पिताजी इतने बड़े आदमी थे, फिर भी उनके मन में कभी भी 1% की भी अहंकार नहीं था। ये सब चीज़ें उनकी जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है वो, ये सब उनको निखारता है कि नेता के अलावा जो उनमें ये सब, आप देखिए ना, कॉलेज का कार्यक्रम हो, किसी विश्वविद्यालय का कार्यक्रम हो, किसी कॉर्पोरेट का कार्यक्रम हो, आए दिन मुझे लोग बोलते रहते हैं कि चिराग भैया कैसे आएँगे? उनको बुलाइए ना। अलग-अलग फ़ील्ड के लोग इस तरीके से वो अच्छी बात रखते हैं मीडिया में, अपनी बात को मीडिया के माध्यम से स्पीच करते हैं। लोगों के एक पसंदीदा नेता के रूप में वो उभर चुके हैं। इसलिए सब उनको, इसके अलावा भी उनको लोग चाहते हैं। नेता के अलावा भी अलग-अलग फ़ील्ड के लोग हैं। अब मेरे साथ यहाँ केंद्रीय विद्यालय विद्याप्रभा में पढ़ता था। राजधानी कॉलेज, यहाँ डीयू के अलग-अलग कॉलेज के मेरे बहुत सारे मित्र हैं। मुझे बोलते रहते हैं कि भाई चिराग से मिलवाओ ना। यार इतना बढ़िया लड़का है यार, इतना बढ़िया नेता है, बहुत इतना अच्छा बोलते हैं। तो चिराग पासवान जी का जो व्यक्तित्व है ना, वो उनको निखारता है। हम सबको गौरवान्वित महसूस होता है कि हम ऐसे बंदे के साथ हैं, ऐसे इंसान के साथ हैं, जो एक इतना उनकी लोकप्रियता है। राजनीति के अलावा जो हमारे विरोधी पार्टी हैं, वो भी इनको, अब देखिए ना, बिहार के या अलग-अलग जिलों में, अलग-अलग राज्यों में, प्रशांत किशोर जी हों या अलग-अलग नेता से आप बयान ले लीजिए, चिराग जी को लोग एक अच्छे इंसान के रूप रूप में में देखते हैं, बहुत देखते हैं। जी। तो आप जैसे उन्होंने जो अपनी शुरुआत की एज़ ए एक्टर फ़िल्म में, फ़िल्म चली ना चली उस फिर सेकंड क्यों पे नहीं चल पाई, उन्होंने खुद भी कहा है कि मैं फ़िल्म नहीं चला पाया, मैं असफल हीरो रहा, लेकिन राजनीति में तो सुपर हिट हो गए। नहीं, नहीं देखिए वो ठीक है। हम कभी देखते हैं कि हर व्यक्ति में कलाकार छुपा होता है। तो उन्होंने वो कलाकार उनका नहीं उभर के आया, उन्होंने फ़िल्म में काम किया एज़ ए एक्टर और वो फ़िल्म चली नहीं चली वो तो सेकंडरी बात है। लेकिन कहीं न कहीं आपको लगता है कि उनके मन में ये है इस बात को कि मैं और अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता हूँ या मुझे एक्टर और होना चाहिए या और फ़िल्मों में क्योंकि अजय भाई वैसी चर्चा की उन्होंने आपसे कभी? राजनीति में मैं ये मानता हूँ कि राजनीति भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आर्टिस्ट या एक तरीके से कलाकार, जी। या एक आप कह सकते हैं कि उसी तरीके की एक एक्टिंग पर्सनैलिटी वाली चीज़ है, फ़ील्ड है। बेशक उसमें आप पर्दे के पीछे आप उसमें वो रहते हैं यहाँ, तो एक तरीके से उन्होंने ये दिखा दिया कि जो उनकी सफलता है, 5 सांसद माँगे, 5 सांसद दिए, पाँचों पाँचों जिता लिए। दिल्ली में 5 माँग रहे थे हम लोग, 1 जिता लिए। झारखंड में हम लोग 5 माँग रहे थे, 1 सिर्फ जिता लिए। दिल्ली में बेशक हार गए हम लोग, एलजेपी की सीटें हार गए देवली से, वो हमारा बैड एक्सपीरियंस रहा। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि बेशक वो अच्छे कलाकार या अच्छे एक्टर ना बन पाएँ, लेकिन एक अच्छे नेता के रूप में, सफल नेता के रूप में, इतने यंग एज में आप देखिए ना, 40s में हम लोग चल रहे हैं। हम लोग एक ही उम्र के हैं, 1 आध साल बड़े होंगे, या तो वो होंगे या हम होंगे, हम लोगों ने अभी देखा नहीं। लेकिन उसमें इतने यंग एज में आप और भी पॉलिटिशियन के बेटे निकाल लीजिए ना,
भारत में और भी बड़े-बड़े पॉलिटिशियन हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। बहुत अच्छी बात। लेकिन चिराग जी का जिस तरीके से व्यक्तित्व निकल के आया बाहर, निखर के आया बाहर, वो एक काबिले तारीफ़ है और लोग प्रशंसा करते हैं। आपके फ़ादर साहब जो हैं, पिछले 25 साल से विधायक हैं, मंत्री भी रहे। क्या सीखने को मिला आपको उनसे? देखिए, जिस घर में, जिस प्रोफ़ेशन में उसके माता-पिता होते हैं, बच्चा वही देखता है। चाहे वो डॉक्टर हो, तो बच्चा डॉक्टरी ही सीखता है। बदमाशी, गुंडागर्दी घर में हो, तो बच्चा वो देखता है। बम-बारूद बनता है, तो बच्चा बम-बारूद कैसे बनाते हैं, वो सीखता है। हम लोगों ने राजनीति देखी, हम लोगों ने घर में बिज़नेस नहीं था, हम लोगों ने यही देखा। तो हमने कैसे मैनेजमेंट होता है, कैसे लोगों के साथ पब्लिक डोमेन में कैसे रहते हैं आप, कैसे एक पिताजी मेरे शालीन विचार के व्यक्ति हैं। लोगों के साथ एक अच्छा कभी रिएक्ट नहीं किया आज तक। पब्लिक डोमेन में आज किसी कार्यकर्ता को चाहे उनको कोई कुछ बोल दिया हो, उन्होंने आज तक रिएक्ट नहीं किया। वो सब सीखने को हमारे को मिला कि जब वो फर्श से हर्श तक जो आदमी पहुँचा, एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाला बिहार कैबिनेट तक पहुँचा, लगातार हाउस में मेंबर है 20-25 साल से। वो आदमी आज तक कोई एरोगेंस से अहंकार नहीं हुआ। अब यूपी बिहार के नेताओं को देख लीजिए, थोड़ा-सा मुखिया सरपंच हो गया, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझे। उनका जो बेटा, वो समझता है कि पिताजी का ही करियर मेरा करियर हो गया, वो और ज़्यादा एरोगेंट हो जाता है। तो हमारे को पिताजी से बहुत कुछ सीखने को मिला। पिताजी के ही विचार को, पिताजी से ही जो मैंने सीखा, वो मुझे लगा कि ये घर में राजनीति का माहौल था, एक राजनीति परिवेश है। मुझे लगा कि मैंने जो एक रेफ़रेंस मिल गया, पिताजी ने जो काम किया, उसको मैं कैसे आगे बढ़ाऊँ, जो पिताजी को जैसे मेंबर पार्लियामेंट का टिकट नहीं दी मिला आज तक। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, हालाँकि ठीक है, पार्टी के नेताओं की बहुत तरह की मजबूरियाँ या बहुत तरह के इक्वेशन होते हैं। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ी मेहनत और भाग्य अगर साथ दे, जनता अगर साथ दे, चिराग भाई अगर साथ दें, मैं अपनी पार्टी के लिए, अपने जिले के लिए, अपने मिथिला के लिए, अपने बिहार के लिए, अपने देश के लिए अच्छा करूँगा। बहुत बढ़िया बात। आपके फ़ादर साहब जो है, उन्होंने जो राजनीतिक शुरुआत कह सकते हैं, सामाजिक कह सकते हैं या एक्टिविटीज़ कह सकते हैं कि जेपी जी का जो आंदोलन था, उस आंदोलन में उन्होंने बहुत मुस्तैदी और बहुत सीरियसली पार्टिसिपेट किया। जेल भी गए होंगे उस समय, मुझे नहीं मालूम। गए समय मुझे नहीं मालूम आपकी कितनी उम्र रही होगी। लेकिन मेरा जन्म नहीं हुआ था, ये 1974 में जयप्रकाश आंदोलन हुए थे। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी यहाँ, उनके खिलाफ में जयप्रकाश जी का पूरा मूवमेंट हुआ। वहीं के निकले हुए मुलायम सिंह यादव है, वहीं के निकले लालू जी हैं, नीतीश कुमार है। मेरे पिताजी लोग भी वहीं से निकले हुए हैं। तो पटना विश्वविद्यालय में पढ़ते थे छात्र राजनीति के तौर पे। लगातार 3-4 महीने सुशील मोदी और वो अब तो सुशील जी है नहीं। सुशील जी और पिताजी लोग एक कमरे में 3 महीने बक्सर के सेंट्रल जेल में रहे। अच्छा, एक मतलब छात्र नेता के तौर पे विचाराधीन कैदी के रूप में। तो लगातार उनका करियर वहीं से धीरे-धीरे चलता रहा। हालाँकि बहुत लोगों को पता नहीं है, पिताजी बीच में राजीव गांधी जी के साथ भी थे, अच्छा, राष्ट्रीय टीम में भी थे। तो लेकिन बहुत सारे मीडिया कर्मियों को पता नहीं है। तो बाद के दिनों में जब अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली, क्योंकि राजीव जी 91 में उनकी डेथ हो गई, वहाँ बम कांड में मारे गए वहाँ, मद्रास में। उसमें मद्रास नाम था तमिलनाडु के चेन्नई में। तो उसके बाद फिर राजीव जी की जो पूरी टीम थी, वो बहुत तरह की बात है। तो उसके बाद जब अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली और गोविंदाचार्य जी वहाँ बिहार में चार से जोशी जी थे, संजय जोशी जी, उन सब ने पिताजी को वहाँ जॉइन करवाया। तो बीच का जो थोड़ा-सा पीरियड था, वो राजीव गांधी जी, मुकुल वासनिक जी, हरिप्रसाद, तो हमारे लिए सब गार्जियन हैं वो लोग। तो उनके साथ का समय पिताजी का बीता। जब राजीव गांधी जी जब यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे 84 में और अमिताभ बच्चन चुनाव लड़ रहे थे इलाहाबाद से, तो राजीव गांधी जो मेरे पिताजी उस समय यूथ में महासचिव थे। तो राजीव जी ने मतलब वहाँ स्टेट में, तो पिताजी को वहाँ इलाहाबाद भेजा गया था। तो आपने पूछा तो मैंने कहा कि थोड़ा-सा पहले तो राजीव गांधी जो जिस तरीके से पिताजी ने जो उनका जो स्पीच है, उनकी जो पढ़ाई-लिखाई, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है शुरू से ही। वो एक बार किताब पढ़ लेते हैं, दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ता वो। पढ़ लेते, बोलते लीजिए आप लोग पढ़िए। मैंने पढ़ लिया। तो मेमोरी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। तो जिस तरीके से वो भाषण, क्योंकि आप अगर आप किसी को अगर आप कहीं यहाँ भाषण है किसी विषय पे, तो कंटेंट तो आपको चाहिए, बिल्कुल। मेमोरी आपको पूरी चाहिए। तो अमिताभ बच्चन ने जिस तरीके से राजीव गांधी जी को जो बड़ाई की, कह रही है बहुत अच्छा लड़का है विनोद, इसको आगे बढ़ाओ। तो पिताजी को फिर 87 में आनंद शर्मा जी यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट थे। बिट्टा साहब के मतलब बिट्टा साहब तो बाद में हुए। 87 में जब वो थे आनंद शर्मा, तब मेरे पिताजी को जॉइंट सेक्रेटरी की, ऑल इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी। अहम जो राष्ट्रीय टीम में हाँ, हाँ। जॉइंट सेक्रेटरी की अहम जिम्मेदारी दी। और भागवत जी आजाद बिहार में सीएम थे, तो राजीव गांधी जी ने कहा था कि भागवत विनोद को वहाँ राज्य मंत्री का दर्जा दो। तो यहाँ बीटीबीसी से, यहाँ एनसीईआरटी, वहाँ बीटीबीसी है, बिहार स्टेट पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो बीटीबीसी का वहाँ वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी थी, वहाँ लाल बत्ती गाड़ी होती थी। बहुत अच्छा। वहाँ सब लाल बत्ती की गाड़ी से लेके सब कुछ वहाँ पिताजी को मिली। लेकिन 90 में जो हरिप्रसाद जी और ये सब लगातार वो लोग आगे राज्यसभा में आ गए थे 91 में। वहाँ जब बिहार में चुनाव हुए, तो किसी कारणों से टिकट नहीं हो पाया।
तो राजीव गांधी जी ने कहा था कि इनको राज्यसभा या एमएलसी करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश जो एक युवा आइकन थे उस समय के, बड़ा नाम एक क्रांति के, जो हम लोग आज भी कहते हैं, बेशक हम लोग दूसरे पार्टी में हैं, लेकिन जो राजीव गांधी जी कर गए, उसको देखिए पूरा देश, पूरा लोग की जनता भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए जिन्होंने किया। तो इसीलिए तो जो लेकिन वो रहे नहीं। मनिंदर सिंह बिट्टा साहब की फोटो मैं अपने आपके सामने आपके साथ देख रहा हूँ। तो बिट्टा साहब के साथ ही मेरे पिताजी लगातार, हालांकि ये तो बाद में बने, तो इधर दिल्ली की थी मेरे पिताजी, साथ हिंदी राज्य के इंचार्ज भी थे, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब यूथ कांग्रेस। तो बहुत लोगों को मीडिया कर्मी को पता नहीं है, शुरुआत तो उन्होंने जेपी मोमेंट्स की आ रही है, लेकिन बीच में ये आके फिर 92 से रथ यात्रा जी की ये बात है, अडवाणी रथ यात्रा के बाद फिर लगातार भाजपा में है और बीजेपी से फिर लगातार कर रहे हैं। अब यहीं से अभी भी सिटिंग एमएलए हैं बेनीपट्टी मधुबनी से। इसलिए मैंने दूसरी पार्टी चुनी कि एक परिवार में 2 टिकट पॉसिबल नहीं है। तो चिराग भाई से बात करके मुझे लगा कि हम लोग बिहार का विकास हम लोग कर सकते हैं। बिहार उनके नेतृत्व में हम चाहते हैं कि चिराग पासवान जी अगर मुख्यमंत्री बिहार में बनते हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग ये आगे बढ़ें, बिहार में, बिहार को आगे बढ़ाएँ। हमारा भी अपना पॉलिटिकल करियर है, उसको आगे बढ़ाएँ। बस इसलिए मैंने आजीवन सदस्यता के साथ मैं यहाँ आया हूँ। मैं तो नॉर्मल सदस्यता के साथ नहीं आया, यहाँ 2 ऑप्शन है यहाँ पे, एक आजीवन, एक नॉर्मल सदस्यता। मैं आजीवन सदस्यता के साथ जो है इस पार्टी में आया हूँ। अगर यहाँ मान-सम्मान मेरे को पार्टी इस तरीके से मिलती रहेगी, तो मैं कभी इधर-उधर भागने वाला नहीं हूँ। नहीं, अब जिस तरह से आपका पास्ट रहा है, जो भी उस पास्ट को भी हमने देखा है कि जिसके साथ भी आप दिल्ली विश्वविद्यालय में जुड़े, आज तक भी जुड़े हुए हैं। जिन लोगों के साथ संबंध है, उनके आज तक भी संबंध है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी विचारधाराओं में है। मैं उनको सब बैलेंस किया, तो ये जो बैलेंस करके आप कांग्रेस वालों के साथ भी बैलेंस है आपका, और विद्यार्थी परिषद और देखिए तमाम पार्टियों के साथ बैलेंस। अजय भाई, आप बहुत अनुभवी हैं और सब पता है आपको। मेरा ये मानना है कि राजनीति एक विचारधारा की चीज़ है, तो वो अलग विषय है। लेकिन जहाँ व्यक्तिगत आपके साथ अच्छे संबंध, अमित मलिक जी, मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो रूसू के प्रेसिडेंट हुए, रोहित चौधरी जी, आप भी थे, शिवाजी कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन थे आप, और दिल्ली विश्वविद्यालय में आपकी गहन मतलब एक गहरी छाप आपने छोड़ी थी, उस समय आपका बड़ा नाम था। तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरे भरत भाई थे, भरत झा जी, अनिल झा जी, जो अभी आम आदमी पार्टी में, पहले भाजपा थे, आम आदमी पार्टी। तो कहने का मतलब मेरा ये, रेखा गुप्ता जी भी एबीपी से थे, एक नकुल भारद्वाज जी थे, सबसे मैं लगातार संपर्क में हूँ। तो मेरा ऐसा ये मानना है कि जो जिनके साथ एक व्यक्तिगत जुड़ाव, एक दिल का जुड़ाव हो गया, एक लगाव है जिनके साथ, वो मैं कैसे दूँ, जो उस पार्टी में जाके जो वहाँ चला गया तो मैं कैसे छोड़ दूँ? उनके साथ व्यक्तिगत संबंध है ना, हम लोग साथ-साथ हम लोगों ने कैंटीन में, कॉलेज की कैंटीन में चाय पी होगी, हमने कॉलेज स्टाफ से नारे भी लगाए हैं, ब्रेड पकौड़े खाए होंगे, हम लोग साथ-साथ नारे लगाए होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो व्यक्तिगत संबंध और राजनीति के संबंध, उसको आप कभी भी जहाँ से मेरा मानना है, 45 वर्ष की मेरी उम्र है, इतनी मेरी समझ है, तो उसको मिस नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत संबंध है, उसको आप कैसे करेंगे? मेरे बहुत सारे मित्र आरजेडी में हैं, तो धूल विरोधी हमारे हैं। कांग्रेस से मेरे बहुत सारे मित्र हैं। कई बार तो मैं असहज हो जाता हूँ, कांग्रेस के बहुत सारे प्रवक्ता, आरजेडी के प्रवक्ता साथ में हम लोग डिबेट में होते हैं। लेकिन ठीक है, वहाँ मुझे पार्टी की बात रखनी होती है। कोशिश करता हूँ कि वो आर्गुमेंट ना हो, लेकिन पार्टी की बात तो मजबूती से रखनी पड़ेगी। तो जहाँ तक व्यक्तिगत संबंध की बात है, तो वो व्यक्तिगत संबंध रहने चाहिए। मेरे पिताजी बेशक भाजपा में, लेकिन बहुत सारे संबंध उन्हें नाम लिए जो पीछे आनंद शर्मा साहब हैं, बिट्टा साहब हैं, हरि अंकल जी हैं, हरि हम लोग अंकल ही बोलते हैं, हरि प्रसाद, राजीव जी का भी जिक्र किया। मुकुल वासनिक जी, राजीव गांधी जी तो अब है नहीं, लेकिन जो हैं, अनीता वर्मा जी वहाँ हिमाचल में लगातार मिनिस्टर रही, एमएलए रही। जी, जी। तो जिन के साथ पिताजी का संबंध तो मैं देखता हूँ, सबके साथ बातचीत है। गुरुंग साहब थे वहाँ, उनके पिताजी सीएम थे वहाँ सिक्किम में, प्रेम प्रकाश गुरुंग जी थे। तो जिनके साथ व्यक्तिगत संबंध, तो व्यक्तिगत संबंध होनी चाहिए ना। अब आप है या मेरे कोई और वो बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, अगर वो कांग्रेस चले गए, आरजेडी चले गए, तो मतलब उनके साथ मैं संबंध तोड़ लूँ, तो ऐसा मेरा दिल नहीं मानता। व्यक्तिगत संबंध है, उनके साथ पीछे हम लोगों ने साथ-साथ हमने समय बिताए। तो व्यक्तिगत ये है, अपना कैरियर है, पॉलिटिकल कैरियर है सबका। पार्टी की विचारधारा अलग है और व्यक्तिगत संबंध अलग है। तो व्यक्तिगत संबंध कभी भी जोड़ना नहीं चाहिए। व्यक्तिगत संबंध जो होते हैं, जिस पार्टी में, बेशक मैं देखिए अभी एलजेपी के साथ हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ डंके की चोट पे, मैं चुनाव, अगर पार्टी ने मेरे पे भरोसा जताया, मैं अगर चुनाव लड़ा बिहार विधानसभा में, पूरे देश के लगभग आधे दर्जन से ज्यादा, या आप कह सकते हैं 1 दर्जन से ज्यादा राज्य के लोग मेरी कंपेनिंग में आएंगे। पूरा हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली लोग जाएंगे कि वे चुनाव लड़ रहा है, सब लोग जाएंगे वहाँ लगातार डट के चुनाव प्रचार, क्योंकि मेरे साथ जो व्यक्तिगत संबंध है लोगों का, मैं उनके साथ एक दिल का जुड़ाव है, भावनात्मक संबंध है। मुझे बुलाते हैं, आए दिन सोशल मीडिया में आप देखेंगे, मैं लगातार झारखंड जाता हूँ, राजस्थान जाता हूँ, गुजरात जाता हूँ, मध्य प्रदेश क्यों, हरियाणा, पंजाब क्यों, लोगों के आज जो घर में जो फंक्शन होते हैं, लोगों के घर में जो कोई कार्यक्रम होते हैं, वो दिल से बुलाते हैं कि आइए ना, कुछ कार्यक्रम हम भी बुलाते तो आते हैं।
तो ये व्यक्तिगत संबंध लोगों के जीवन में काफ़ी काम आते हैं। वो आपके एक तरीके से आप कहेंगे एक सपोर्ट है, एक तरीके से एक बैकबोन की तरह वो आपके लिए होते हैं। तो उसको नीच नहीं करना चाहिए राजनीति से। वो आपके लिए जीवन में हमेशा हेल्पफुल कर सकते हैं, एक सपोर्ट के रूप में होते हैं। जी। आपने ये बात बताई भी कि संबंधों को बनाने और संबंधों को निभाने में आप विश्वास रखते हैं। और मैंने खुद भी व्यक्तिगत अनुभव किया है कि जब मैं अक्सर ट्रैवल करता हूँ और जब बाहर जाता हूँ और कोई दिल्ली विश्वविद्यालय का पुराने मित्र मिल जाते हैं जिन्होंने हमारे साथ काम पढ़ाई की है, तो वो आपके बारे में पूछते हैं कि वे भाई के क्या हाल है, तो हम भी पूछते हैं कोई कभी कैसे हैं वो, तो वो करते हैं कि हम मेरी बात होती है। कई बार हम नॉर्थ में भी मिले तो और दूसरी पार्टी के लोग भी वहाँ होते हैं, तो आपको देखते हैं एकदम, अरे भाई भाई कैसे हैं। तो आप, मैं मानता हूँ कि आप रिश्तों को बनाने में विश्वास रखते हैं। आज के टाइम में जो, आज के दौर में जो राजनीति है मैक्सिमम तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर टिकी हुई है। और जो आज के ये छात्र नेता हैं, आपने तो 90s के आसपास छात्र राजनीति की, 98 में आप शायद कॉलेज में थे, और अब जो 2025 का दौर है उसमें क्या फ़र्क देखते हैं आप? देखिए, अब थोड़ा समय बदल गया, ग्लोबलाइज़ेशन के बाद इंटरनेट का ज़माना आ गया, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया। पहले लोग वन टू वन जाते थे मिलने के लिए, वन टू वन बात करते थे। अब एक ब्रांडिंग, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ थे, तौर-तरीके चेंज हो गए। लेकिन इंप्रेशन आज भी, अगर इंप्रेशन अगर किसी का अच्छा नहीं है, तो सोशल मीडिया से काम नहीं होने वाला उसका। सोशल मीडिया के अलावा लोग, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से लोग चाहते ही है ना कि भाई वो जो हमारा कैंडिडेट है, चाहे वो डूसू का इलेक्शन हो, चाहे कोई विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट का हो। लोग, आम जनता तो वो चाहती है ना कि आखिर वो हमारे कैंडिडेट कैसे हैं। तो उस पे उसको एक इंप्रेशन का तो लोग ध्यान रखते ही है। लेकिन आप उस वाला वो दौर और ये दौर में काफ़ी अंतर है। लोग वन टू वन जाके मिलते थे, लैंडलाइन का ज़माना था। अब सीधा एसएमएस और व्हाट्सएप, मोबाइल वीडियो कॉल का ज़माना आ गया। तो फ़र्क तो आ ही गया, लोग हाईटेक हो गए। हाईटेक चीज़ें आपके हाथ में है, दुनिया मुट्ठी में है। तो चेंजेस तो आ ही गए। जिस दौर में आप दिल्ली विश्वविद्यालय में थे और दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम महत्वपूर्ण जो छात्र नेता थे, वो आपके संपर्क में थे, आप भी उनके संपर्क में थे। तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव क्यों नहीं लड़े? देखिए, दरअसल मुझे कई उस समय ऑफ़र मिले थे। बड़े भाई अमित मलिक जी डूसू के प्रेज़िडेंट थे, उन्होंने मुझे कई दफ़ा बोला कि आप राजधानी कॉलेज इंजीनियरिंग से चुनाव क्यों नहीं लड़ते आप? क्योंकि वहाँ 2 बार अनअपोज़ भी हुए। जी, जी। उन्होंने मुझे डूसू के लिए भी बोला कि आप लड़िए, क्योंकि बेशक मैं विद्यार्थी परिषद, मेरा घर का माहौल विद्यार्थी परिषद था, लेकिन मेरे बहुत सारे जो मित्र थे सब एनएसयूआई से रिलेटेड थे। तो कहीं आप ये कह सकते हैं कि उस समय विद्यार्थी परिषद में उस तरीके से ऑफ़र नहीं आया, एनएसयूआई से ऑफ़र ज़रूर आया। जी, जी। लेकिन जो घर का एक माहौल था, और मैं जल्दीबाज़ी, मैं एक प्लान वे में सब कुछ कर रहा हूँ। जी भाई, मैं जल्दीबाज़ी करना नहीं चाहता था। मैं वहाँ बिहार के पॉलिटिशियन को, बेटे को जिस तरीके से पावर और पैसे के नशे में वो चूर रहते हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में चलना, बड़ी-बड़ी बात करना। हम लोग मिथिला से हैं, मिथिला संस्कार मिला है। हम लोगों को वो घर से संस्कार नहीं मिला। मुझे कुछ करना था। एक पिताजी गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म लेके बिहार कैबिनेट तक पहुँच, तो मेरे लिए ये एक समझिए चैलेंज है कि पिताजी जिस पद पर नहीं रहे, मुझे उस पद पे कैसे पहुँचूँ? जो काम पिताजी किए उसको कंटिन्यू करना, जो नहीं किए उसको आगे बढ़ाना। हाँ, मिथिला के लिए काम करना, बिहार के लिए काम करना। तो मैं एक प्लानिंग वे में काम कर रहा हूँ। मैं भाई, मैं अकेला ही हूँ, तो मेरे ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी थी कि एक चीज़ सामान्यतः आप देखेंगे मिथिला बिहार में या भारत के अलग-अलग प्रांतों में भी हो सकता है होगा। एक जो बेटा वाला जो घर होता है, हालाँकि अब तो एक या 2 ही होते हैं। उस समय की बात थी कि एक बच्चे जो होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। माता-पिता के लाड-प्यार में बगड़ के हैं जी। मतलब ये बिगड़ गए। ख़ासकर जो पॉलिटिशियन, जहाँ पावर पैसा का नशा है, घर में बहुत पैसा होता है, घर में बहुत सारा ग्लैमर हुआ, बहुत सारे पावर हुए, तो बच्चे जो है वो अपने आप को सँभाल नहीं पाते। तो मुझे मुझे पिताजी लगातार, मैं जितना यहाँ जॉब किया, मेरे पिताजी वहाँ एमएलए थे। मुझे पिताजी ने कहा आप कुछ कर सकते हैं बिहार में, पटना में करिए। मैंने कहा नहीं कर सकता मैं। मुझे जॉब करने दीजिए, मुझे कॉर्पोरेट से अगर मैं कुछ सीख के आऊँगा, तो मैं कुछ कर सक अगर कुछ करूँगा आगे, तो मैं उसका ये वाला यूटिलाइज़ होगा मेरे लिए। तो मैं आपको अजय भाई बताऊँ कि मैं जब लगातार एचआर की जॉब में था, एचआर की जॉब में बोला जाता था कि अगर दूर-दूर तक कोई पॉलिटिकल कनेक्शन हो, उसको हायर नहीं करना। अच्छा। तो मैं इंटरव्यू में बोलता था कि मेरे पिताजी किसान हैं, एनजीओ चलाते हैं, गाँव में रहते, क्योंकि अगर मैं बताता कि मेरे पिताजी पॉलिटिशियन है और एमएलए, तो हायर नहीं करते मुझे। तो लगता था कि पॉलिटिशियन का बेटा ग्रुपिज़्म करेगा, बदमाशी करेगा, काम नहीं करेगा, नेतागिरी करेगा। आज जब मेरा प्रोफाइल ओपन हो गया, सब लोग मेरे को देख रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अब जब मुझे लोग कहते हैं, "अरे! झातू तो बहुत बड़ा आदमी था यार।" तो मैं तो बहुत डरता। मैंने कहा, "सर, अगर आप को मैं बता देता, तो वही डाँट मेरे को सीखने को मिला। मैंने कॉर्पोरेट कल्चर जो सीखा, वही मेरे को काम आ रहे हैं अभी।" तो इसलिए आपका एक सानिध्य रहे का, आपका आशीर्वाद मिला, जो बच्चा, अगर माँ-बाप अगर बच्चों को नहीं डाँटे, तो बच्चा कैसे सीखेगा? सब कुछ इग्नोर करता जाए, तो बच्चा तो बिगड़ गया।
बाद में पता लगा यार यार मैं तो बिगड़ गया। कि वो जो एक उम्र होती है, तो वही सारा वही जो काम होता है, काम हमें सीखने को मौका मिला। कॉर्पोरेट अफेयर्स का हेड किया मैंने अलग-अलग कंपनियों में। बॉस के डांस में सुनता था कि हाँ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कहने का मतलब क्या है कि लेकिन बाद के दिनों में जब मैं कुछ बिल्डरों के साथ था, फिर कुछ कंपनियों में जो अलग-अलग भूमिका में 2019 तक मैं जॉब में था। तो बाद में लोगों को पता चला, क्योंकि वो मेरी जॉब की प्रोफाइल ही ऐसी थी कि भाई ये इस तरह के लोग, क्योंकि जो कॉर्पोरेट अफेयर्स का वो तो जो हेड होता है या कॉर्पोरेट अफेयर्स का डिपार्टमेंट होता है, वो लाइसेंस विद मीडिया, लाइसेंस विद करना पड़ता है, अथॉरिटी, पुलिस प्रशासन। तो वो जो बंदा उस तरीके के बैकअप का होता है वही काम कर पाएगा, संबंधों का इस्तेमाल करना। बाद में जब मैं एचआर में की लगातार जॉब 2013-14 तक था, तब मैं पिताजी वाला रेफरेंस किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं वो पता था इन हाउस जॉब थी वो। जॉइनिंग से फायरिंग वाला काम होता है, 9 बजे से लेके 6 बजे तक। उसमें आज तक किसी को बताया नहीं, लेकिन वो लोग अब देखते हैं। तो मेरे लिए बड़ा ये था, तो मैं प्लानिंग के तहत ये सारा काम कर रहा हूँ। 2019 के बाद, हालाँकि जब मैं 2013-14 में जब थोड़ा-सा फ्री हुआ एचआर की जॉब से, क्योंकि 9 से 6 की जॉब थी वो। तो वहाँ जब मैं मतलब एक तरीके से फ्री हुआ, तो मैं गौरव खरे भाई की टीम में था यहाँ दिल्ली युवा मोर्चा में, बीजेपी में। उसके बाद आपका मनीष सिंह जी थे पूर्वांचल मोर्चा में। तो थोड़ा-सा उन वहाँ मैंने समय निकाला उनके लिए। लेकिन 2019 की जॉब करने के बाद 2020 में जब कोविड आए, तो हम लोग शिफ्ट कर गए बिहार। पिताजी ने भी कहा कि नहीं आप लोग शिफ्ट करिए, अब तब आप जॉब में नहीं है। 19 तक जॉब में जब जिस लगातार थे, तब तो वहाँ मजबूरी थी, वरना नहीं पड़ता। उसके बाद फिर मैंने वहाँ एक छोटी-सी कंपनी है मेडिकल सर्जिकल की, वो मेरी चल रही है। मैन पावर की मेरे मित्र हैं और वो वही फुल टाइम बैठते हैं। अब 2022 में जब मैंने फिर लगातार वर्किंग हूँ, तो 21-22 को चिराग भाई के साथ, तो चिराग जी की टीम में वहाँ पर हूँ। तो कहने का मतलब पूरी प्लानिंग के साथ कर रहा हूँ। तो जल्दीबाजी में मैं नहीं था कि मैं करके अपनी लाइफ खराब कर लूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे पॉलिटिशियन के बेटों को देखा था कि पिताजी कैरियर को अपने कैरियर समझ रहे हैं। हाँ। तो वो क्या है कि अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लेते हैं वो, फिर कोई फ़ायदा नहीं था। हम क्या था कि हम लोग मिथिला प्रांत के हैं, हमारे कोई बहुत बड़ी कोई इंडस्ट्री वाला भी घर नहीं था, कोई बड़ी कंपनी भी नहीं चल रही है। पिताजी सीधे सपाटे गाँव घर के आदमी थे और एक एक वहाँ कास्टिज़्म में ब्राह्मण होके वहाँ बिहार कैबिनेट तक पहुँच गए। तो ये सब चीज़ जो है उन्होंने अपनी मेहनत, क्षमता और अपनी बुद्धि से, एक अपने इमेज से, इंप्रेशन से उन्होंने कायम किया। तो मेरा वो अधिकार नहीं था कि उसकी मैं उस चीज़ को मैं हनन करता या उनको मैं वहाँ इमोरलाइज़ करता। तो मैं कंटिन्यू यहाँ जॉब में था। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं आगे कुछ अच्छा अगर करूँगा, माता-पिता के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, चिराग भाई के स्नेह और शुभकामना से बिहार को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, चिराग जी के नेतृत्व में। जी। बहुत बढ़िया। एक टर्म में विधायक बनने के बाद, लगभग 5 साल विधायक बनने के बाद, आदमी बड़ी-बड़ी गाड़ी में घूमता है, बड़े-बड़े मकान बना लेता है, बड़ा पैसा अर्जित कर लेता है। आपके फ़ादर साहब 5 बार के विधायक, मंत्री भी रहे। उसके बाद मैं देखता हूँ आप लोग इतना सिंपल, साधारण ज़िंदगी जीते हैं और बहुत कम लोगों को मालूम है कि आपके फ़ादर साहब 15-25 साल विधायक रहे, मंत्री रहे और आदमी विधायक है ना, मतलब है अभी वर्तमान में भी है। और आदमी दूर के व्यक्ति का भी एग्ज़ाम्पल देता है कि वो फलाना एमएलए मेरा चाचा है, वो मेरे फूफा जी हैं, वो है। और आपके घर में पिताजी के अभी वर्तमान में विधायक, मंत्री भी रहे, आपने कभी उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरे फ़ादर की ये जो ईमानदारी है, वो ईमानदारी कहीं मेरे आ आती रही कि मैं भी बड़ी गाड़ियों में घूम सकता था, मैं भी आलीशान जीवन जी सकता था? अजय भाई देखिए, ऐसा घर का जो एक माहौल था, घर का जो एक परिवेश था, संस्कार था, मुझे ऐसा कभी फीलिंग मन में कभी ये नहीं हुआ कि बड़ी-बड़ी गाड़ी में चलना बड़ा, क्योंकि घर का एक माहौल बच्चा वही सीखता है। पिताजी को जिस तरीके से हम लोगों ने देखा, तो मुझे कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि जब पिताजी इतने हम्बल हैं, पिताजी इतने लोगों के साथ मिल-जुल के रहते हैं, तो मेरा धीरे-धीरे वो बच्चा जो देखता है वही सीखता है। डेवलप हो जाता धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वही डेवलप पूरे बॉडी में, पूरे दिमाग में वही चल गया। बट जो इतने बड़े आदमी हैं, वो अगर इस तरीके से एक लोगों से कनेक्ट में रहते हैं, लोगों से ऐसे एक हम्बलनेस तरीके से बात कर रहे हैं, एक अपने बात विचार, एक शालीनता उनकी, तो हम लोगों ने तो वही सीखा। अब मैं जैसा होऊँगा मेरा बच्चा वैसे ही सीखेगा। तो इसलिए ऐसा कभी मन में नहीं हुआ, लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, मैं आज भी देश की राजधानी दिल्ली में मैं जिस गाड़ी में था मैं बैठ सकता हूँ, बहुत सारे मित्र हैं। लेकिन ऐसा कभी मन में ये नहीं हुआ कि मैं गाड़ी देख के या पैसा देख के भी किसी से दोस्ती नहीं किया। अच्छा इंसान है तो अच्छा दोस्त है, वो मेरे पिताजी से भी यही सीखा है। तो ऐसा कभी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत में बहुत ऐसे राज्य हैं, जहाँ आपको ऐसे शालीन व्यक्ति, बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसे मिलेंगे, जिन्होंने प्रॉपर्टी नहीं बनाई, पैसा नहीं बनाया। आज जितना बड़ा डिपार्टमेंट था पिताजी लोगों का, जितने बड़े पद पे थे, अगर हम लोग अगर उस तरीके से करप्ट पॉलिटिशियन अगर आप एग्जाम्पल लेंगे अलग-अलग राज्य में, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, लेकिन 10-12 हज़ार करोड़ का आदमी ज़रूर बन जाएगा। बिल्कुल सर। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन आज ना, क्योंकि जो मैंने सेटअप किया, कंपनी, ऑफिस, ये सब चीज़ जो मैंने किया। पिताजी लोग लगातार कोल पॉलिटिशियन छात्र राजनीति से सीधा घुस गए राजनीति में। उन्होंने इस तरफ कमर्शियल पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इवन
मैं जो प्रॉपर्टी की बात भी करता हूँ, पापा यहाँ ये ले लेते हैं, तो वो कहते हैं क्या होगा लेके इस अच्छे से जीवन सादगी से बीत जाए, सादगी से अच्छे से चल जाए, लोगों के साथ अच्छे संबंध रहे। वही सबसे बड़ी बात है कि किसी को आप कुछ रिएक्ट ना करें, कभी किसी को कुछ बोल ना दें आप। बेशक आपको वो कुछ बोल रहे हैं, अपना आप ट्रैक चेंज कर लीजिए, रास्ता बदल लीजिए। तो वो सब काफ़ी कुछ सीखने को मिला है पिताजी से। इसलिए मुझे लगा कि मैं राजनीति में अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि लगातार मैंने पिताजी को देखा, घर में राजनीति तो बच्चा वही सीखता है। अब ऐसा लगा कि हम लोग परिचय के मोहताज नहीं है, जिस चीज़ से हम लोग चिराग जी अगर लड़ाते हैं, विश्वास करते हैं मेरे ऊपर, तो हम लोग परिचय के मोहताज तो है नहीं। तो इसीलिए हालाँकि मैं भी और लगातार 15-20 साल से सक्रिय हूँ समाज में, तो बिहार की राजनीति में खासकर मीडिया और खासकर जो पॉलिटिशियन वो मेरे को जानते ही है। आम जनता जहाँ से लड़ूंगा, आम जनता तो जो आपका नाम आएगा विधान, उसका जब नाम आएगा चुनाव आयोग का, जब वो बैलेट पेपर पे, तभी वो लोग समझेगा भाई ये कौन है, कौन है, सही बात। या उसका जो ब्रांडिंग होगी तभी आएगा ये कौन है। मतलब बहुत सारे लोग, ऐसे नहीं, जनता भी तो लोग जानते ही हैं, लेकिन आप मान के चलिए 60% लोग आपको तभी जानेंगे जो आम जनता है, जिनको किसी मतलब राजनीति से, वो तब देखते जब कोई उम्मीदवार आपके इलाके से आता है, तब जानते कि ये कौन है। तो इसलिए ये सब मुझे लगा कि मैं ये काम बेहतर कर सकता हूँ अपने जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। जो हमारा मिथिला है काफ़ी पिछड़ा हुआ है बिहार में। आप अगर पटना में हैं तो बीचों बीच गंगा मैया बहती है। 38 जिले का बिहार है, 18 जिले उधर मिथिला है, इधर आपका बिहार है। लेकिन दुर्भाग्यवश आप कहिए कि मिथिला के साथ काफ़ी अन्याय हुआ। 1834 ईस्वी में यहाँ अंग्रेज की सरकार थी और वहाँ नेपाल सरकार, सुगोली एक जगह है, सुगोली में पैक्ट हुआ, संधि हुई, मिथिला को बीचों बीच काट दिया। 14 जिले जो आज मधेश बोलते हैं, तो जनकपुर सीता मैया का जो एरिया, पुनौरा धाम तो सीतामढ़ी में है, जहाँ पे बन रहा है वो जी सीता मैया का मंदिर। हाँ, ये गए थे पढ़ने के लिए, मंत्री जी गए थे शिलान्यास करने, तो वही बॉर्डर हो जाता है नेपाल। तो 14 जिले उधर है, कुछ कुछ शब्द नहीं बोला, इधर इधर हमसे ले लिया उत्तराखंड, या उस तरफ नेपाल से उधर जो बॉर्डर है वो हमारे को इंडिया में दे दिया। कुछ पैक्ट हुआ था। आज हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारे खान पान अलग है, हमारे वेशभूषा अलग है वहाँ थे, और हमारा सब कुछ, हमारी स्क्रिप्ट अलग है मैथिली। लेकिन मैथिली के साथ काफ़ी अन्याय हुआ। आप देखेंगे कि भारत में 50 किलोमीटर आप आगे जाएंगे, हिंदी अलग है, हिंदी की टोन अलग है। हिंदी तो हिंदी है, चंडीगढ़ की वैसे वही टोन अलग है, भोपाल जाइए, जयपुर जाइए, दिल्ली जाइए, बिल्कुल। लेकिन मैथिली साथ कितना अन्याय है मैं बताता हूँ आपको। बगल में पूर्णिया चले जाइए, मधुबनी से कहिए सीमांचल आ गए, भागलपुर चले जाइए, है मैथिली, मिथिला बेल्ट। अच्छा, भागलपुर चले जाइए, कहीं अंगिका है, ये खोटा है, ये मैथिली के साथ वहाँ के नेताओं ने जबरदस्त अन्याय किया। मैं आपको डंके के जोर पर कहना चाहता हूँ आपके यहाँ कि अगर मैं गलती से अगर राजनीति में, अगर सिस्टम में घुस गया, क्योंकि राजनीति में आना और सिस्टम में घुसना, एमएलए के मंत्री बनना बहुत बुद्धिता ही तय करता है। अगर मैं घुस गया तो बिहार के लिए और मिथिला के लिए और मैथिली के लिए, माँ मैथिली के लिए, मैं इसी के लिए अपना समय दूंगा। इसी के लिए मैं आया भी हूँ, क्योंकि जनरली पॉलिटिशियन का बेटा इतने बड़े रहे, मैं अगर कुछ अगर नहीं भी करता तो मेरा ऐसे जीवन चल जाता आराम से। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अपने जहाँ मेरा जन्म स्थान है, मिथिला, माँ मैथिली, उसके लिए मैं अगर कुछ बना पिछड़े बिहार के लिए, जरूर कुछ कंट्रीब्यूशन करूंगा, ऐसा सोच के बैठा हूँ। बाकी ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा। विवेक जी, आपसे चर्चाएं होती रही, आपने अपनी छात्र राजनीति और बाकी जितनी चीज़ों पे चर्चा की। अंत में मैं एक आपसे और सवाल करना चाहूँगा। आप दिल्ली में पढ़े, दिल्ली विश्वविद्यालय में रहे, कॉर्पोरेट में 15-16 साल नौकरी की, एक अलग दुनिया जमाई आपने, एक अपना सर्कल बनाया, और सब कुछ होने के बाद फिर आपके मन में ऐसे आया कि मुझे नहीं, अब तो बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। और एक भावनात्मक तरीके से आप सारी चीज़ों को, बड़ा अजीब होता है कि जब आप एक अलग टाइप की दुनिया बसा लें, एक अलग कॉर्पोरेट लाइफ में आप जी रहे हैं, आपका सर्कल उस तरह का, और बिल्कुल उसको आप छोड़ के बिल्कुल स्विच कर जाते हैं दूसरी जगह पर। बड़ा अजीब लगता है कि जैसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाते हैं, और उसके बाद अब एक मन में आपकी भावना थी कि मैं बिहार के लिए कुछ करूं, बिहार की जनता के लिए करूं, बिहार के विकास के लिए करूं, बिहार का पलायन कैसे रुके, और आप वो काम करने लग गए। आप इतनी मेहनत के साथ राजनीति में आए, सामाजिक जीवन आपका बचपन से रहा, इतनी मेहनत के बाद आप उतरे हैं, तो आप बिहार की जनता से क्या उम्मीद रखते हैं, या बिहार की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अब चुनाव होने वाले हैं, सरकारें बदलने की वाली भी बात हो सकती है, ये सरकार दोबारा भी आ सकती है, और आपका जो अनुभव रहा है उस अनुभव के हिसाब से आप जहाँ बिहार की जनता है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स है। मैं बिहार के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कास्ट पॉलिटिक्स को हाथ पे रख के ना, वहाँ विकास की राजनीति करने, विकास को ध्यान में रखते हुए आपको वोट डालने चाहिए। अब देखिए, आज़ादी के बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद जो अधिकार महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, वही अधिकार बिहार का था ना। बिल्कुल। अब ऐसी क्या नौबत आ गई कि बिहार के लोग भागने लग गए।
भोजन की तलाश में चले गए, उच्च शिक्षा के लिए भागने लग गए, हेल्थ सेक्टर के लिए भागने लगे। बिहार के लोग हालांकि दिल्ली आने के बाद या बाकी भारत के अलग अलग प्रांत में आने के बाद अच्छा भी क्या है, ब्यूरोक्रेट हो गए, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हो गए, क्या है, लेकिन वहाँ लोग 10,000, 15,000, 20,000 के लिए जो लोग भाग रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, छठ में जा रहे हैं, होली में जा रहे हैं, तो उस सब के लिए एक मजबूत सरकार वहाँ चाहिए। बेशक देखिए, मैं ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, बेशक आप खुद किसी ऐसी सरकार को दीजिए जो काम करे। आपको लगता है कि महागठबंधन ही काम अच्छा करेगा, तो महागठबंधन को मजबूती से आप मैंडेट दीजिए। ये मैं बहुत बड़ी बात आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। अगर लगता है कि महागठबंधन अच्छा काम करेगा तो महागठबंधन मजबूती से करिए। अगर लगता है कि एनडीए अच्छा काम करेगा तो एनडीए, लेकिन मजबूती से आप मैंडेट दीजिए, बिहार को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ाइए। लेकिन जो पीछे का जो एक रिकॉर्ड रहा है आरजेडी का 1990 से 2005 का, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां पर जिस तरीके से रंगदारी, बदमाशी, गुंडागर्दी एक चरम सीमा पर थी, उस चीज को उसके विकल्प रूप में नीतीश कुमार जी आए, तो इसलिए वहां पर लगातार 20 साल से उन्होंने जिस तरीके से गुंडाराज का खात्मा किया, बदमाशी का खात्मा किया है, लॉ एंड ऑर्डर बेकाबू हो गया था वहाँ क्राइम, उसको उन्होंने ठीक किया, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया। लेकिन जो पलायन पराकाष्ठा पे उसको ठीक करना बहुत बड़ी चुनौती है बिहार सरकार की है। अगले टर्म में वो काम किया जाएगा। तो बिहार की जनता से मैं यही कहूँगा कि एक मजबूत सरकार बनाइए जो बिहार का विकास करे, बिहार को एक जो बड़े बड़े जो एक विकसित राज्य है बिहार भारत के, उसके बराबरी में लाए। उसके लिए तो मुझे उपयुक्त एनडीए दिखता है और चिराग पासवान जी का नेतृत्व दिखता है। हालांकि नेता अभी एनडीए के नीतीश कुमार जी ही हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है, मुझे अगर आज एक बिहारी होने के नाते, एक बिहार का एक एक्टिविस्ट होने के नाते एलजेपी का, मुझे ऐसा लगता है कि उनको दिल्ली से एक आशीर्वाद देना चाहिए बिहार का। लगातार बिहार उनका ऋणी रहेगा। इस तरीके से उन्होंने बिहार को इस तरीके से ठीक किया। अब उनको वहां से वहां एक कोई नया एक युवा कोई नेतृत्व करे बिहार, और एक पागलपंथी की तरह बिहार को डेवलपमेंट के रास्ते पे आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, बिहार में मैं आपको ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सरकारी दफ्तरों की यह हालत हो गई है। 500, 1000 रुपए लेके जो है लोग वहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ डीईओ से लेके सीओ, वीडियो, वहाँ आप बताइए कि वहाँ 60-70 हजार की सैलरी होती है। 5 साल, 6 साल, 8 साल के अंदर 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ की प्रॉपर्टी बना रहा है। कैसे हो गया ये सब? कहीं ना कहीं करप्शन वहाँ पे चरम सीमा पर है। उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए वहां पर एक ऐसे अक्खर आ रहा है, एक पागलपंथी वाला जो बंदा होगा, जो बिल्कुल मुझे काम चाहिए, बिल्कुल मैं खाली काम करूंगा, मैं बिल्कुल ये सब टॉलरेंस नहीं करूंगा, मुझे बिल्कुल यहाँ पर जो है ये सब चीज को मैं खत्म करूंगा, योगी जी की तरह। उस तरीके से वहां पर मुझे लगता है कि मेरे नेता चिराग पासवान जी उसके लिए उपयुक्त बैठते हैं। एक मौका चिराग पासवान जी को मिलना चाहिए। और बिहार को हम लोग कैसे बदल देंगे, आप लोग दिल्ली से बिहार को देखेंगे, अरे सही में बदल दिया, ऐसा हम लोग चाहते हैं। बाकी ये सब जो है तय करना एनडीए घटक दलों का काम है कि कौन बनेंगे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, क्या होंगे। अभी हम सबको यही कहा गया है हमारे नेता चिराग पासवान जी की तरफ से कि 3800 जिलों में किस तरीके से एनडीए आगे बढ़ेगा, किस तरीके से वहाँ हम लोग अधिक से अधिक सीट हम लोग ले आए। 250 पार का नारा है, मजबूती से हम लोग काम करें, उसके लिए हम लोग लग गए हैं मुस्तैदी से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, बहुत धन्यवाद। बातें अनकही में अपने मन की बातें भी की, राजनीतिक बातें भी की, राजनीतिक सफ़र के बातें भी की, और एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि पार्टी कोई भी हो लेकिन बिहार का विकास होना चाहिए। आज आपने अपना कीमती समय दिया बातें अनकही में। हम पूरे चैनल की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।